अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम, you're watching अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा। आज का जो टॉपिक है, जो आज का जो एक्सपर्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के ऊपर। ऑटिज़म क्या होता है, ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक अलग टैकल करने का एक निज़ाम होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि अगर किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राफिया हनीफ। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट। कैसी हैं राफिया आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बड़े टफ स्केड्यूल में आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और आपने इतने जो है ब्रॉड टॉपिक पे डिस्कशन को ओपन किया। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके पास आई और इसके थ्रू जो लोगों को अवेयरनेस चाहिए वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच राफिया। राफिया, जैसे कि जब हमें ये पता चला कि आप ऑटिज़म, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, और आपका एक पूरा सेंटर है जो ऑटिज़म के ऊपर ट्रीटमेंट दे रहा है, ऑटिज़म के ऊपर गाइडेंस दे रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, तो मुझे ये चीज़ बड़ी ही अच्छी लगी। और इसको बड़ा एक, आप जैसे कहा कि बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल चीज़ें हैं राफिया। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर किसी का बच्चा ऑटिस्टिक है या ऑटिज़म है, तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स क्या है। एक बच्चा पैदा हुआ, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे ये आप गेस कर सकते हैं कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक ट्रेट्स रखता है या ऑटिज़म है? वेल, ऑटिज़म जो है बेसिकली ये न्यूरो डाइवर्जेंट डिसऑर्डर है या न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन है जिसमें मल्टीपल इसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें ये है कि मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिसके बिना पे हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है। अगर हम इसके फॉर्मल डायग्नोसिस की बात करें तो इसका जो फॉर्मल डायग्नोसिस है वो 2 इयर्स से पहले तो हम नहीं दे सकते, लेकिन 2 इयर्स से पहले 12 मंथ्स का, 18 मंथ्स का बच्चा जो है वो कोई ना कोई साइन सिम्टम्स हमारे साथ जो है वो शो करता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऑटिज़म के ट्रेट्स हैं। उसमें ये होता है कि बच्चा जो है वो अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, प्रॉपर अपने एज फैलो बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो अपना आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा होता, सोशल क्यूज़ जो होते हैं, सोशल गेस्चर्स जो होते हैं, उनको बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। ठीक है। डिफरेंट रेपिटेटिव मूवमेंट्स शो कर रहा होता है, जैसे बार बार अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से हिलाना, अपने पाँव को ज़ोर ज़ोर से मारना, या अगर आप उसको बिठाते हैं तो वो आगे पीछे मूव करना, बैठे बैठे अपनी बॉडी को मूव करना, इस तरह के सिम्टम्स शो करता है। इसके साथ साथ जैसे आप उसके साथ कोई इंटरैक्टिव प्ले कर रहे हैं तो वो इतना इंटरेस्ट के साथ वो प्ले में एंगेज नहीं होता, बल्कि उसको अवॉइड करता है। इसके अलावा जैसे बच्चा चलना शुरू होता है तो उसमें ये होता है कि वो टो वॉकिंग करता है। टो वॉकिंग के साथ वो जो इसके अलावा जो है टो वॉकिंग के साथ साथ उसके ना डिफरेंट रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स होते हैं, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हैंड फ्लैपिंग हो गया, उसमें रॉकिंग हो गया, हेड बैंगिंग हो गया, और इस तरह के जो हैं सिम्टम्स वो शो करते हैं बच्चे। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ उनका अनयूजुअल उनकी जो है अटैचमेंट होती है। जैसे कार्स हैं तो कार्स को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। पैटर्न्स होते हैं जैसे कार्स को लाइन अप करना, टॉवर्स बनाना, और इस तरह से डिफरेंट उनके पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि बच्चे के अंदर ऑटिज़म के ट्रेट्स हैं। तो राफिया, क्या उनकी स्पीच में, क्योंकि यूजुअली अब आजकल की ये जनरेशन है कि बच्चे बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। नॉर्मल बच्चा, जैसे आपने बताया कि हेड हेड बैंग करना, बैक एंड फोर्थ रॉक करना अपने आप को, तो लोग कहते हैं बच्चा एग्रेसिव है। तो क्या ऐसी और मजीद सिम्टम्स हैं जो बिहेवियर के साथ स्पीच में पता चले? जैसे आपने कहा कि नाम पुकारें तो नाम नहीं, अपने पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो समटाइम माँ बाप कहते हैं ऐसे ही है, आजकल एग्रेशन है, बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ऐसे ही अवॉइड करते हैं बच्चे। एक बच्चों की नेचर होती है, तो लोग ये भी निगलेक्ट करते हैं। तो उसके सवेयर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्वे सिम्टम्स में देखिए, उसका मैंने आपको बताया कि हेड बैंगिंग करना, इतनी ज़्यादा करना कि ख़ुद को हिट करना, दूसरे को हिट करना,
बैक एंड फोर्थ 1 मिनट के लिए बैठना नहीं, हर वक़्त दौड़ते रहना, भागते रहना, ठीक है। जंपिंग करना, क्लाइंबिंग करना। और ये मतलब सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि बच्चे ये सिम्पटम्स घर में शो करते हैं, इवन हुँ, कि किसी भी सोशल सेटिंग में आप उनको ले जाएँ, इरिटेट होते हैं। सोशल जो सेटिंग्स होती हैं, जैसे बाज़ार ले जाएँ तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, वहाँ पे हुँ। एंगेज नहीं होते। किसी शादी में चले जाएँ, किसी महफ़िल में चले जाएँ तो बच्चा बैठ नहीं रहा, हर वक़्त जो है वो अपने जो उसके अनयूजुअल पैटर्न्स हैं उनको शो कर रहा है। शायद तो मैंने ये ये भी चीज़ें देखा है राफ़िया, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आई हैव कम अक्रॉस फ्यू ऑटिस्टिक चाइल्ड, तो वो शोर करना। एग्ज़ैक्टली शाउटिंग करना, डिफ़रेंट तरह की आवाज़ें निकालना, इसको बेसिकली हम स्टमिंग कहते हैं। आवाज़ें निकालना, अपने दाँतों को ज़ोर-ज़ोर से रगड़ना, इस हुँ, तरह की बहुत सारे इनके रेपिटिटिव पैटर्न्स होते हैं जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि बच्चा ऑटिज़्म ट्रेट्स के साथ है। हुँ, इनका मेन ये होता है कि ये लैक ऑफ अटेंशन इनमें होती है। जो अगर हम ऑटिज़्म की बात करते हैं ना, तो ऑटिज़्म में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली हम नोट करते हैं। एक तो सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती उनमें, ठीक है। कम्युनिकेशन को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई पॉइंटिंग नहीं, कोई गेस्चर नहीं। हाँ, अगर उनको अपनी ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो मेबी वो आपको खींच के लेकर जाएँगे और वो उसको वो करेंगे। ओके। उसके अलावा जो है ग्रुप्स में बैठना उनको बुरा लगता है, वो वहाँ एंगेज नहीं आइसोलेटेड होते, रहते हैं। आइसोलेटेड रहते हैं। लाइक उनकी अपनी एक वर्ल्ड होती है जिसमें वो हमेशा रहने की कोशिश करते हैं किस तरह से करें। अगर वो खेल रहे हैं, किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं चीज़ों को, तो अगर आप उनकी लाइन डिस्टर्ब करती हैं तो वो उनको गुस्सा दिलाती है, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। हुँ, और इसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया बिहेवियर इश्यूज़ में हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, रेपिटिटिव बिहेवियर्स। उसके अलावा जो है लैक ऑफ अटेंशन होता है, हुँ, लैक ऑफ आई कांटेक्ट होता है हुँ, और लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। हुँ। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएँ, जैसे आपने कहा कि आप जस्ट आफ्टर 2 इयर्स, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता, तब तक हम उसको नहीं गेस कर सकते अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं है। हुँ। अब ये बताएँ, खुदा ना ख़ास्ता आप किसी का उसको ये फ़ील हो रहा है, फर्स्ट थिंग एज़ अ पेरेंट उनको क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है कुछ इस तरह के ट्रेड्स शो कर रहा है जो कि ऑटिज्म की तरफ उसको लेकर जा रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस। हुँ, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास बच्चे को लेकर जाएं और उनसे अर्ली डायग्नोज करवाएं कि आइदर मेरा बच्चा ऑटिज्म के साथ तो नहीं है। हुँ, अगर जो है बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो ऑब्वियसली फॉर्मल डायग्नोसिस नहीं होगा, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस उसमें उनको ये पता चल जाएगा कि ये बिहेवियर्स आ रहे हैं तो मे बी आगे जाके ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी हमारे हुँ। बच्चे को। तो उसमें ये होता है कि आप पहले से जो है वो तैयार हो जाते हैं कि ये वाली चीज़ें ऑटिज्म की तरफ हैं, तो आप उनको फिर कंट्रोल करने पे भी ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो मुझे अब ये बताएँ, यूजुअली हम लोग जब देखते हैं तो ऑटिस्टिक कोई भी हो, कुछ ऐसा बच्चा हो, डॉक्टर्स यूजुअली ये भी कहते हैं कि ये इनकी नरिशमेंट ठीक नहीं हुई। तो ये भी सबसे बड़ी एक चीज़ आती है कि किस एज तक बच्चे की, जब तक वो 2 साल का नहीं होता, या क्या वो ऑलरेडी उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो ऑटिस्टिक होगा, उसमें हम क्या, माँ जो मदर्स हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो क्या अपने आप की केयर कर सकती हैं? ये एक चीज़ बहुत बड़ी ना, आई डोंट नो मिथ कहूँ क्या कहूँ, लोगों को नहीं समझ आता। देयर लॉट ऑफ मदर्स जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहती हैं कि हमने शायद प्रेगनेंसी में ठीक नहीं केयर की, तो क्या क्या ये चीज़ से लिंक्ड है? इस पे जैसे आप ये बात करी तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मदर ने प्रेगनेंसी में अपनी केयर नहीं की तो उसका बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो गया। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अभी तक अगर हम रिसर्चेस को देखें तो ऑटिज्म की कोई नॉन कॉज नहीं है। ठीक है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे जेनेटिक्स आ रहा है। अगर पहले से फैमिली में कोई ऑटिस्टिक बच्चा है तो मे बी आगे फैमिली में जो है वो बच्चे ऑटिस्टिक हो सकते हैं। हुँ, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, प्रेगनेंसी के दौरान स्पेसिफिकली जिन मदर्स की एज ज़्यादा है, यानी कि वो 40-45 में कंसीव करती हैं, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ जो है अगर कोई स्पेसिफिक उनमें कोई आयरन डेफिशिएंसी है या कोई हुँ, डेफिशिएंसी आ रही है, तो हुँ, उसकी वजह से ये ट्रेट्स आ सकते हैं। लेकिन हम इसको हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है इस वजह से हुँ, बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हुआ है। हुँ। यानी कि ये कॉमन रीज़न्स हैं, बट देयर इज़ नो वन रीज़न जिसको कह सकें, क्योंकि आई हैव सीन मदर्स ब्लेमिंग देमसेल्व्स कि शायद हमने प्रॉपर्ली अपनी हेल्थ का केयर नहीं किया, जैसे आपने बताया कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंडर हो सकता है। सो अब मुझे ये बताएँ, जस्ट व्हेन वन्स द चाइल्ड इज़ डायग्नोस्ड एज़ ऑटिस्टिक चाइल्ड, अब उसकी जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह का ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है? और उस ट्रीटमेंट की, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? थेरेपीज़ हैं, मेडिकेशंस हैं, वो ट्रीटमेंट किस तरह का होता है?
वेल अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में जो है थेरेप्यूटिक सपोर्ट एक वास्ट फील्ड है जो कि ऑटिज़म से रिलेटेड बच्चों को हेल्प करती है। ठीक है। मेडिकेशंस भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्फीयर लेवल के जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके लिए हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। हुँ, लेकिन इनकी जो सपोर्ट मुमकिन है, लाइक इनको अपनी डेली लिविंग्स के साथ एडजस्ट करने में थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है। बीइंग अ थेरेपिस्ट, लाइक मुझे 5 इयर्स हो गए मैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, और उसमें मैंने देखा है कि थेरेपीज़ और पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो पाकिस्तान में इस वक़्त जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ जो है वो ऑटिज़म के बच्चों के लिए यूज़ हो रही हैं, जिनमें स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, जो हुँ, कि उनके डेली लिविंग टास्क में उनको हेल्प करती है, हुँ, उनकी सेंसरी ओवरलोड को हेल्प करने में काम हुँ, करती है। बिहेवियर थेरेपी है, लाइक जो उनके हुँ, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर आ रहे हैं, एबीए थेरेपी जिसको हम कहते हैं, हुँ, वो उसको हेल्प आउट करती है। उनके बिहेवियर्स को टैकल करने में स्पीच थेरेपी उनकी कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है। जहाँ तक मेडिकेशन की बात है, तो जब हमें लगता है कि आइदर बच्चा नहीं स्टेबल हो रहा, तो तब हम उनको मेडिकेशन की तरफ भी रेफ़र करते हैं, जो कि ठीक है, साइकियाट्रिस्ट प्रॉपर्ली डायग्नोसिस देखकर उसके सारे सिम्पटम्स को देख के, सेवेरिटी को देख के साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो मेडिसिन्स रिकमेंड करते हैं। ठीक है। सो राफ़िया अभी आप डिस्कस कर रही थी कि जो थेरेपीज़ होती हैं ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर वो बड़ी ही इम्पैक्टफुल होती है। हाउ डू आई नो कि जो मेरा बच्चा है या किसी का बच्चा है जो ऑटिज़्म का शिकार है, उस पे थेरेपीज़ कितनी हद तक इम्पैक्टफुल आ रही हैं और मैं उसको कैसे एनालिसिस कर सकती हूँ उसका? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँगी कि थेरेपी इटसेल्फ इतनी हेल्पफुल नहीं होती जब तक उसको प्रॉपर जो है उसका फ़ॉलो अप ना चल रहा हो। हुँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब थेरेपी में ये होता है कि बच्चा हमारे पास सिर्फ़ 1 घंटे के लिए आ रहा है, लेकिन 1 घंटे में वो शायद उतनी चीज़ें लर्न नहीं करेगा। इसमें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चे को डील करने के लिए ना आपको एक ट्रायो बनाना पड़ता है, जिसमें हुँ, थेरेपिस्ट, हुँ, पेरेंट्स और फिर उसके बाकी जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, स्कूल है, ये हुँ, चीज़ें मिल के काम करती हैं। थेरेपी उस सूरत में हेल्पफुल होती है कि जो चीज़ अगर थेरेपिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है बच्चे पे, और वही चीज़ जो है घर में भी अप्लाई हो रही है, और बच्चा अगर किसी और सेटिंग में जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पे भी उन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई किया जा रहा है। हुँ, तो उस सूरत में इट्स वेरी वेरी इम्पैक्टफुल कि बच्चा बहुत जल्दी, और वो उसमें ये होता है कि आपको खुद ही पता चल जाता है कि अब बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है। थेरेपी इज़ अ स्लो प्रोसेस, लेकिन इसमें ये है कि प्रोग्रेशन होती है, इसका प्रोग्नोसिस हाई होता है। हुँ, इसमें ये होता है कि बस आपको वो साथ-साथ हम मेज़र भी कर रहे होते हैं, बीइंग अ थेरेपिस्ट हम अपने जो है गोल्स सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं हमारे, हुँ, गो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, हुँ, और प्रॉपर हमारे एवैल्यूएशन फॉर्म्स होते हैं कि हम देखते हैं कि एक बच्चे ने हमारा जो गोल था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चे को वोवेल्स सिखाने थे, और मेरा गोल है कि मुझे विदिन 3 मंथ्स बच्चे को इमिटेशन पे लाना है कि वो वोवेल्स को इमिटेट करे। तो मेरे पास जो है एवैल्यूएशन फॉर्म होगा, और विदिन 3 मंथ्स में उसको ट्रैक करती रहूँगी कि अच्छा आज इसने मेरे साथ कितना रिस्पॉन्स किया, बाद में हुँ, ये कैसा रिस्पॉन्स करेगा। और इस तरह से हम प्रॉपर हमारी एवैल्यूएशन शीट के अकॉर्डिंग ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखते हैं हम, और उसके मुताबिक जो है फिर वो करते हैं। और हुँ, उसके साथ-साथ फिर पेरेंट्स को भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि अच्छा हमारा बच्चा पहले इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव था, और अब जो है इसमें हाइपर एक्टिविटी कम हो रही है, अब ये 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए बैठना शुरू हो गया हुँ। है, अब ये थोड़ा अटेंशन देना शुरू हो गया है। तो वो ऑटोमैटिकली जब मिल के काम होता है ना, तो प्रोग्रेस ऑटोमैटिकली सामने आना शुरू हो जाती है। परफेक्ट। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज कि वो लोग, वो पेरेंट्स, वो फैमिलीज़ जिनमें ऑब्वियसली अब ऑटिस्टिक अगर कोई पैदा हुआ है, वो सवेयर भी हो सकता है, फिर लाइफ भर वो ऐसा ही रहेगा। अनलेस अनटिल आप इतनी उनकी बिहेवियर चीज़ों पे इतना आप इम्पैक्ट कर दें उस चीज़ को। इसमें आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि माँ-बाप का जो किरदार है, वो बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली। आपके पास वो 1 घंटे के लिए है, बाकी 23-22 घंटे वो घर में है। घर का माहौल कैसा हो, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं कि यूजुअली अगर मैं एक नॉर्मल हूँ, मुझे गुस्सा आएगा तो मेरा एग्रेशन होता है। बट विद ऑटिस्टिक और ऑटिज्म ट्रेट्स जो मेल्टडाउन होता है किसी बच्चे का, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। इट कैन हुँ। हैपन एनीवेयर, वो बाजार है, वो घर है, वो खुशी का मौका है, गमी का मौका है। आई थिंक इनकी सेंसरी इतनी फास्ट होती है कि वो
अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट को। एग्जैक्टली। तो उस मेल्ट डाउन में माँ बाप के लिए ऐसी क्या गाइडेंस है कि आपने किस रेट से, किस तरीके से उस बच्चे को आपने उसकी केयर करनी, उस मेल्ट डाउन ब्रेक डाउन को आपने कैसे, उसको ज़्यादा इफेक्ट ना हो, उसमें आप क्या गाइडलाइन दे सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ की, मेल्टडाउन। यस। हर एक बंदे को ये नहीं पता कि मेल्टडाउन क्या है, हर एक बंदे को ये नहीं पता कि टेंट्रम्स क्या हैं। Yes. बेसिकली इनमें डिफरेंशिएशन मैं पहले कर दूं कि बेसिकली जब बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती है, उसको अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ चाहिए और आप उसको नहीं दे रहे, वो ज़िद कर रहा है, आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है, आपके साथ लड़ रहा है कि उसको वो चीज़ दे दी जाए, तो बेसिकली दैट इज़ टेंट्रम। वो टेंट्रम है कि वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपसे ज़िद कर रहा है, आपसे लड़ रहा है, तो वो क्या है, वो टेंट्रम है। यहाँ पे आपने बात की मेल्टडाउन की। मेल्टडाउन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा आपके साथ नेगोशिएट नहीं Yes. करता, आपके साथ डिमांड नहीं करता किसी चीज़ की, और जैसे कहा कि ये कहीं भी हो सकता है। तो इसमें ये है कि बच्चे की कोई ऑब्वियस रीज़न हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है, इतना ज़्यादा इसमें ये बार बार इतनी आवाज़ें क्यों निकाल रहा है, चीख क्यों रहा है, खुद को मार क्यों रहा है। तो इस सिचुएशन में ना लाइक अभी तक जैसे मैं समझूँ कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं ना, वो तकरीबन फ़ेल हो रही होती हैं। Oh, मेल्टडाउन्स yes, का ये yes, होता है yes. कि मेल्टडाउन में हमें प्रायर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। हमें पता है कि हमारा बच्चा जो है किन किन चीज़ों से सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। हमें प्रायर प्रिपरेशन करनी है कि अगर हमारे बच्चे में ऑडिटरी इश्यूज़ हैं, ऑडिटरी सेंसरी ओवरलोड की वजह से वो एकदम से गुस्सा करना शुरू हो जाता है या हाइपर एक्टिव हो जाता है या वो चीखना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, तो हम उसको नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स पहना के ऐसी सेटिंग्स में लेकर जाएँ जहाँ पे शोर है। अगर हम बाज़ार लेके जा रहे हैं, मार्केट लेके जा रहे हैं, तो उसे वो हेडफोन्स पहना दिए जाएँ। इसी तरह जैसे हमारे कुछ बच्चे होते हैं, उनके कुछ फिजिट टॉयज़ होते हैं, सेंसरी टॉयज़ जिनको हम कहते हैं, उनको वो अपने साथ रखना बड़ा पसंद होता है। और बीइंग अ पेरेंट्स जो होता है वो हम उनको हर जगह ले जाना वो नहीं यही करते। तो चीज मैं आपसे सवाल करूंगी, इसका आई हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि but इसमें continue. ये है Yes. कि हम नहीं ले जा रहे होते कि क्या अब हम इस जगह जा रहे हैं तो ये अब Yes. इतने सारे टॉयज़ कैसे Yes. लेकर जाएँ। ये हमेशा याद रखें कि आपको मेल्टडाउन्स को टैकल करने के लिए आपको प्रॉपरली पहले से तैयार होना चाहिए। और इन केस कि अगर आप तैयार नहीं हैं, तो अगर बच्चे का मेल्टडाउन आ गया है, तो आपने सबसे पहले तो आपने इर्द-गिर्द अपने जो ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आखिर किस चीज़ ने इस बच्चे को डिस्टर्ब किया है। ठीक है, ट्रिगर्स को आइडेंटिफ़ाई करते साथ ही आपने उसको सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में लेके जाना है। ठीक है। और साथ में उसको उसकी जो सेंसरी टॉयज़ हैं, उसके जो फिजिट टॉयज़ हैं, आपने उसको वो प्रोवाइड करने हैं और उसको टाइम देना है रिलैक्स होने का। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी, चुप हो जाओ, रो मत, ये मत वो करो, नहीं सुनेंगे। ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो उनका एक सेंसरी ओवरलोड है, वो ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं उस एनवायरनमेंट से। उनको फॉर द टाइम बिंग आप एक काम स्पेस में लेकर जाएँ, उनको छोड़ दें, लेट देम डू, रिलैक्स करें उनको, उनको डीप प्रेशर्स दें, उनके हाथों पे हल्के-हल्के से मसाज करें ताकि वो रिलैक्स्ड हों। और जैसे ही वो रिलैक्स्ड हों, फिर आप उनको सेंसरी किट के साथ वापस उस सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। लेकिन सबसे मेन जो ट्रिक है वो ये है कि प्रायर प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेल्टडाउन्स। ठीक है। अच्छा, कभी ये भी होता होगा ना, आई बिलीव कि इसमें पेरेंट्स का कसूर नहीं है। अगर किसी की रूटीन है, कोई वर्किंग वुमेन है, ऐसी जगह पे हाउस होल्ड में काम चल रहा है, स्पेशली आजकल की जो कहते हैं ना, घर के जो माहौल है, दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं और बच्चा जो है वो कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, या अंडर द सर्विलेंस वो पल रहा होता है। तो माँ बाप अवॉइड करते हैं। एक तो ऑटिस्टिक बच्चा है, माँ बाप भी अवॉइड कर रहे हैं कि आई शुड नॉट टेक माई चाइल्ड इफ़ आई एम गोइंग टू अ वेडिंग। म्यूजिक लाउड होगा, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि हो सकता है बच्चा ट्रिगर कर जाए। बट ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ आपको लगता है राफिया कि उस बच्चे को लेके जाना चाहिए, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको लगे कि हाँ बच्चा जाना चाहिए, बिकॉज आइसोलेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिगेस्ट वो इम्पैक्ट। ऑलरेडी आइसोलेटेड हैं, तो उनको मज़ीद आइसोलेट कर दिया जाता है। यस, एग्जैक्टली। यस। तो ऐसी कौन सी जगह या रिकमेंड करते हो कि हाँ यू शुड टेक योर किड्स? अच्छा, यहाँ पे ना मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ, कोई भी असेसमेंट के लिए आता है तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि अपने बच्चे को ना उस ऑटिज़्म के प्रिज़्म से हट के देखें।
जैसे आप बाकी नॉर्मल बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, जैसे उनको लेकर चल रहे हैं, सेम एज इट इज़ आपने इस बच्चे को भी लेके चलना है। बिल्कुल ठीक बात कही है। ये कोई डिसेबल्ड बच्चा नहीं है, ये Yes. डाइवर्स बच्चा है। Yes. ठीक है, इसको भी पूरा हक है कि ये आपके साथ शादियों में जाए, इसको पूरा हक है कि आपके साथ मॉल्स में जाए, इसको भी पूरा हक है कि वो आपके साथ हर जगह जाए। Absolutely. तो उसके लिए ये है कि कुछ थोड़ी सी प्रेपरेशंस हमने करनी होती हैं, थोड़ी सी चीज़ें अपने साथ रखनी होती हैं जिससे बच्चे को आप काम डाउन कर सकें, उसको सूद कर सकें। उसमें ये कि आप सबसे पहले तो देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उसका इंटरेस्ट का वो अगर उसको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप अपने साथ एक बैग रख लें जिसमें आप उसके लिए बुक्स रख दें। ठीक है। अगर उसको कार्ड्स के साथ खेलना पसंद है तो आप उसके लिए कार्ड्स रख दें। और बच्चा अगर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी है उसमें साथ साथ, तो उसमें ये है कि आप उसकी मैनेजमेंट के लिए जो सेंसरी किट है वो भी रखें, जिसमें आप अगर उसको ऑडिटरी इशूज़ हैं तो नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स आप अपने पास लाजमी रखें। अगर उसको स्मेलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है तो छोटे छोटे जो है वो ओलिफैक्टरी पाउचेस मिलते हैं, वो आप अपने साथ रखें। Yes. अगर आपको लग रहा है कि बच्चा फिर भी काम डाउन नहीं होगा, स्क्वीजिंग टॉयज़ होते हैं, स्क्वीजिंग टॉयज़ उसके लिए बिल्कुल। साथ रखें। और वेटेड ब्लैंकेट होती है, आपको लग रहा है कि बच्चा बैठ नहीं रहा, टिक नहीं रहा, तो आप उसको वेटेड ब्लैंकेट पहनाएं, सॉरी वेटेड जो है वेस्ट पहनाएं, जिसमें वो थोड़ा सा भारी होता भारी है, तो होते उसको वो उसको बॉडी पे एक तरह से वेट फील होता है और वो रिलैक्स्ड रहता है। क्योंकि अक्सर बच्चों में ये होता है कि उनको डीप टच बहुत पसंद होता है, Yes. ऑटिस्टिक बच्चों को। Yes. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टच बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो उनको विदाउट वार्न किए उनको जो है टच मत किया जाए। उनको जिस तरह से वो कंफर्टेबल हैं, उनकी जो चीज़ है, जो उनके पसंदीदा टॉयज़ हैं, उनकी पसंदीदा बुक्स हैं, उनकी पसंदीदा एक्टिविटीज़ हैं, वो आप अपने साथ लेकर उनको हर सोशल सेटिंग में ले जा सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। बिफोर आई आस्क कि आपके सेंटर में या आपके मेडिकल सेंटर में क्या-क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, इज़ ऑटिज़्म अ क्यूरेबल? Um, आई डोंट नो मैं इस सवाल को कैसे कंप्लीट करूँ। आई हम्म, हैव सो मेनी थिंग्स टू आस्क यू अबाउट दैट, बट क्या ये जो माँ-बाप देख रहे हैं, क्या ये क्यूरेबल है? क्या इसकी क्या व्हाट्स द साइंस क्या कह रही है इस चीज़ को अब? देखिए, मैंने कहा आपको पहले बताया कि ऑटिज़्म का कोई नॉन कॉज़ नहीं है, और जब किसी चीज़ का कोई नॉन कॉज़ नहीं है तो उस पे फिर रिसर्चेज़ भी इसी तरह से होती हैं यस। कि उस पे हम ये कह सकते हैं हर एक, ये सिर्फ़ आपका सवाल नहीं है बल्कि हर उस बंदे का है जिसके घर में एक हुँ, ऑटिस्टिक बच्चा है। हुँ। तो ऑटिज़्म इज़ मैनेजेबल, ऑटिज़्म इज़ नॉट क्यूरेबल, इट्स मैनेजेबल। इसमें ये है कि ये इतना मैनेज हो सकता है कि बच्चा अपने लिविंग टास्क को बहुत अच्छे से कर वो सकता है। खुद कर सकता है। वो खुद कर सकता है। और मैंने खुद देखे हैं ऐसे बच्चे जो कि नॉर्मल मेनस्ट्रीम अटेंड कर रहे हैं, नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं, जबकि वो पहले ऑटिज़म के साथ डायग्नोज हो चुके हैं। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये भी अब आप बताएँ कि आपका मेडिकल सेंटर कहाँ पर है? और वहाँ पे अगर कोई हमें देख रहा है, किसी के पास कोई ऑटिस्टिक बच्चा है या कोई अपने एनवायरनमेंट में किसी को वीडियो सेंड करें, तो वेयर इज़ योर सेंटर लोकेटेड? व्हाट्स योर एड्रेस? और किस तरह के ऑटिज़्म के बच्चे आपके पास आते हैं और किस एज तक आते हैं, ताकि कोई लोग देखें, दे कैन कॉल यू फॉर अ कंसल्टेशन? जी, हमारा ये जो सेंटर है ये तालत मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमारा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है न्यूरो साइकियाट्री प्लस ऑटिज़्म हब के नाम से। इसमें हमारी टीम में हमारे पास न्यूरो साइकियाट्रिस्ट भी हैं, हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं, हमारे पास बिहेवियर थेरेपिस्ट और साथ में स्पीच थेरेपिस्ट भी अवेलेबल है। और ये मेन जीटी रोड पर लोकेटेड है गीगा मॉल के पास, DHA इस्लामाबाद। डीएचए इस्लामाबाद में। जी। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच राफिया। बट बिफोर वी लीव, एक छोटा सा मैसेज आप लोग उन माओ के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, व्हाट्स योर मैसेज? मैसेज मेरा उनके लिए, उन मदर्स के लिए, बल्कि उन सब लोगों के लिए है कि देखें, फिर से कहूँगी कि ये बच्चे डिसेबल नहीं हैं, दे आर डाइवर्स। और ये बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इनको थोड़ी सी सपोर्ट दी जाए, इनको थोड़ी सी एक्सेप्टेंस दी जाए, और इनको बिल्कुल वैसे ही देखा जाए जैसे हम अपने बाकी बच्चों को देखते हैं। हाँ, थोड़ी सी एडिशनल सपोर्ट इनको चाहिए होती है, लेकिन ये है कि ये चीज़
ज़रूरी है कि आप उनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप दूसरे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है उसमें कोई ऐसे साइन सिम्पटम्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि ऑटिज़्म से बहुत मिलते-जुलते हैं, तो हुँ। उसमें आप प्लीज़ अर्ली इंटरवेंशंस की तरफ ज़रूर जाएँ, क्योंकि जैसे-जैसे एज गुज़रती है वैसे-वैसे पैटर्न्स फिक्स होते हैं, वैसे-वैसे बिहेवियर्स फिक्स होते हैं बच्चों के, और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टैकल करना, पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। आइदर जब वहाँ वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वहाँ पे भी लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि इसका स्टार्ट कहाँ से लिया जाए। हुँ। तो उसके लिए यही है कि अर्ली इंटरवेंशंस को फ़ोकस करें। कोई भी साइन सिम्पटम्स आपको अपने बच्चों में दिखता है तो प्लीज़ आप जो है वो राब्ता करें। जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, और उनके साथ मिलके बिल्कुल वैसे ही काम करें जैसे बाकी बच्चों के साथ करते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच आफिया, आपने हमें टाइम दिया। रियली होप जो आज का पॉडकास्ट है ऑन दिस वेरी ग्रेव इशू आप लोगों को पसंद आया हो। आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल डॉक्टर आफिया के लिए होगा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और हम इनका डिटेल्स भी, इनके मेडिकल सेंटर की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर हम अपने कमेंट सेक्शन में ऐड कर देंगे, ताकि वो लोग जो विज़िट करना चाहते हैं या जिनके कोई सवालात हैं ऑटिज़म को लेकर, ऑटिस्टिक बच्चों को लेकर, आप पूछ सकें। अगेन यू नीड टू बी वेरी हम्बल विद एवरीवन, स्पेशली समबडी जो कि डील कर रहा है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसके बस में नहीं है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। हमें सपोर्ट कीजिए। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अपना वतन। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.